इतिहास के पन्ने पलटें तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में कई जानकारियां हाथ लगेंगी। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के यहाँ गुजरात के पाटण में हुआ था। वह बचपन से ही प्रतिभाशाली बालक थे। जब उनके पिता की मौत हुई थी तो उन्होंने 13 साल की उम्र में अजमेर के राजगढ़ की गद्दी को संभाल लिया था। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही एक कुशल योद्धा थे। उन्होंने अपने बाल्यकाल में ही योद्धा बनने के सभी गुण सीख लिए थे। पृथ्वीराज के दादा अंगम दिल्ली के शासक थे। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साहस और बहादुरी के किस्से सुनने के बाद उन्हें दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। बताया जाता है कि पृथ्वीराज इतने बलवान थे कि एक बार उन्होंने बिना किसी हथियार की मदद से शेर को मार डाला था। पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली के राज सिंहासन की गद्दी पर बैठने के बाद ही किला राय पिथौरा का निर्माण किया था। 13 साल की उम्र में उन्होंने गुजरात के पराक्रमी शासक भीमदेव को हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान 6 भाषाओं में निपुण थे, जैसे संस्कृत, प्राकृत, मागधी, पैसाची, सौरसेनी और अपभ्रंश भाषा। इसके अलावा उन्हें मीमांसा, वेदांत, गणित, पुराण, इतिहास, सैन्य विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र का भी अच्छा खासा ज्ञान था। पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध हिंदू राजपूत राजाओं में से एक थे। उनका राज्य राजस्थान और हरियाणा तक फैला हुआ था। वे बहुत ही साहसी युद्ध कला में निपुण और अच्छे दिल के राजा थे। साथ ही बचपन से ही तीर कमान और तलवारबाजी के शौकीन थे। पृथ्वीराज चौहान को कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता पसंद आ गई थी। राजकुमारी संयोगिता से प्रेम होने पर पृथ्वीराज चौहान ने स्वयंवर से ही उनको उठा लिया था और गंधर्व विवाह किया, और यही कहानी अपने आप में एक मिसाल बन गई। चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों बचपन के मित्र थे और बाद में आगे चलकर चंद्रबरदाई एक कवि और लेखक बने, जिन्होंने हिंदी अपभ्रंश में एक महाकाव्य पृथ्वीराज रासो लिखा है। आपको बता दें, प्रथम युद्ध में सन 1191 में मुस्लिम शासक सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी ने बार बार युद्ध करके पृथ्वीराज चौहान को हराना चाहा, लेकिन वो ऐसा कर न पाया। पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गौरी को युद्ध में परास्त किया और दरियादिली दिखाते हुए उसको 17 बार माफ कर दिया और छोड़ दिया। शायद यहीं पर गलती हो गई। 18वीं बार मोहम्मद गौरी ने जयचंद की मदद से पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हरा दिया और बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई दोनों ही बंदी बना लिए गए और सजा के तौर पर पृथ्वीराज की आंखें गर्म सलाखों से फोड़ दी गई। मोहम्मद गौरी ने चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को आखिरी इच्छा पूछने को कहा। पृथ्वीराज चौहान में शब्दभेदी बाण छोड़ने के गुण भरे पड़े थे। ये जानकारी मोहम्मद गौरी तक पहुंचाई गई, जिसके बाद उन्होंने कला प्रदर्शन के लिए मंजूरी भी दे दी। जहां पर पृथ्वीराज चौहान अपनी कला का प्रदर्शन करने वाले थे, वहीं पर मोहम्मद गौरी भी मौजूद था। गौरी को मारने की योजना चंद्रबरदाई के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान ने पहले ही बना ली थी। जैसे ही महफिल शुरू होने वाली थी, चंद्रबरदाई ने काव्यात्मक भाषा में एक पंक्ति बोली थी। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। ये दोहा चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को संकेत देने के लिए कहा था। जैसे इस दोहे को सुनकर मोहम्मद गौरी ने शाबाश बोला, वैसे ही अपनी दोनों आंखों से अंधे हो चुके पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को अपने शब्दभेदी बाण के द्वारा मार डाला। वहीं दुखद ये हुआ कि जैसे मोहम्मद गौरी मारा गया, उसके बाद ही पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई ने अपनी दुर्गति से बचने के लिए एक दूसरे की हत्या कर दी। इस तरह पृथ्वीराज चौहान ने अपने अपमान का बदला ले लिया। अफगानिस्तान के गजनी शहर के बाहरी क्षेत्र में पृथ्वीराज चौहान की समाधि आज भी है। अफगानिस्तान में 800 साल से राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान की समाधि को शैतान बताकर और उस पर जूते मारकर अपमानित किया जाता है, जिसके बाद भारत सरकार ने उनकी अस्थियां भारत मंगवाने का फैसला लिया था। बता दें, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोगों की नज़रों में मोहम्मद गौरी हीरो है, जबकि पृथ्वीराज चौहान को अपना दुश्मन मानते हैं। चूंकि पृथ्वीराज चौहान ने गौरी की हत्या की थी, यही वजह है कि पृथ्वीराज चौहान की समाधि को ये लोग तिरस्कार करते हैं। पृथ्वीराज की सेना बहुत ही विशालकाय थी, जिसमें 3 लाख सैनिक और 300 हाथी थे। कहा जाता है उनकी सेना बहुत ही अच्छी तरह से संगठित थी। इसी कारण इस सेना के बूते उन्होंने कई युद्ध जीते और अपने राज्य का विस्तार भी किया था। घुड़सवारों की कमी और जयचंद्र की गद्दारी और अन्य राजपूत राजाओं के सहयोग के अभाव में वे मोहम्मद गौरी से युद्ध हार गए। गौरी से युद्ध किए बिना पंजाब पर शासन नामुमकिन था, तो इसी उद्देश्य से पृथ्वीराज ने अपनी विशाल सेना को लेकर गौरी पर आक्रमण कर दिया। सबसे पहले हांसी, सरस्वती और सरहिंद पर अपना अधिकार किया। इसी बीच अनहिलवाड़ा में विद्रोह हुआ और पृथ्वीराज को यहाँ जाना पड़ा और उनकी सेना ने अपनी कमांड खो दी और सरहिंद का किला फिर खो दिया। अब जब पृथ्वीराज
अनहिलवाड़ा से वापस लौटे, उन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। युद्ध में केवल वही सैनिक बचे जो मैदान से भाग खड़े हुए। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी भी अधमरा हो गया था, लेकिन उसके एक सैनिक ने उसकी हालत का अंदाजा लगाते हुए उसे घोड़े पर डालकर अपने महल ले गया था और उसका इलाज किया था। इस तरह यह युद्ध परिणामहीन रहा। यह युद्ध सरहिंद किले के पास तराइन नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए इसे तराइन का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने लगभग 7 करोड़ रुपए की संपदा अर्जित की, जिसे उन्होंने अपने सैनिकों में बांट दिया था। अपनी बेटी संयोगिता के अपहरण के बाद राजा जयचंद्र के मन में पृथ्वीराज के लिए कटुता बढ़ती चली गई थी। उसने पृथ्वीराज को अपना दुश्मन बना लिया। वो पृथ्वीराज के खिलाफ अन्य राजपूत राजाओं को भी भड़काने लगा था। जब उसे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के युद्ध के बारे में पता चला तो वह पृथ्वीराज के खिलाफ मोहम्मद गौरी के साथ खड़ा हो गया। दोनों ने मिलकर 2 साल बाद सन 1192 में फिर से पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। यह युद्ध भी तराई के मैदान में हुआ। इस युद्ध के समय जब पृथ्वीराज के मित्र चंद्रबरदाई ने अन्य राजपूत राजाओं से मदद मांगी तो संयोगिता के स्वयंवर में हुए घटना के कारण उन्होंने भी उनकी मदद से इनकार कर दिया। ऐसे में पृथ्वीराज चौहान अकेले पड़ गए और उन्होंने अपने 3 लाख सैनिकों के द्वारा गौरी की सेना का सामना किया। क्योंकि गौरी की सेना में अच्छे घुड़सवार थे, उन्होंने पृथ्वीराज की सेना को चारों ओर से घेर लिया। ऐसे में वे न आगे बढ़ पाए न पीछे हट पाए और जयचंद्र को गद्दार सैनिकों ने राजपूत सैनिकों का ही संहार किया और पृथ्वीराज की हार हुई। युद्ध के बाद पृथ्वीराज और उनके मित्र चंद्रबरदाई को बंदी बना लिया गया। राजा जयचंद्र को भी उसकी गद्दारी का परिणाम मिला और उसे भी मार डाला गया। अब पूरे पंजाब, दिल्ली, अजमेर और कन्नौज में गौरी का शासन था। इसके बाद में कोई राजपूत शासक भारत में अपना राज लाकर अपनी वीरता साबित नहीं कर पाया। गौरी से युद्ध के बाद पृथ्वीराज को बंदी बनाकर उनके राज्य ले जाया गया। वहां उन्हें यातनाएं दी गईं और पृथ्वीराज की आंखों को लोहे के गर्म सरियों द्वारा जलाया गया। इससे वे अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे। जब पृथ्वीराज ने उनकी मृत्यु के पहले आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने भरी सभा में अपने मित्र चंद्रबरदाई के शब्दों पर शब्दभेदी बाण का उपयोग करने की इच्छा प्रकट की और इसी प्रकार चंद्रबरदाई द्वारा बोले गए दोहे का प्रयोग करते हुए उन्होंने गौरी की हत्या भरी सभा में कर दी। इसके बाद अपनी दुर्गति से बचने के लिए दोनों ने एक दूसरे की जीवन लीला भी समाप्त कर दी। वहीं जब पृथ्वीराज चौहान की मौत की खबर उनकी प्रेमिका रह चुकी उनकी पत्नी संयोगिता को मिली तो उन्होंने भी उसके बाद अपना प्राण त्याग दिया। पृथ्वीराज चौहान पर एक मूवी भी बन रही है। पृथ्वीराज चौहान मूवी एक बड़े बजट की मूवी है। पृथ्वीराज चौहान के जीवन की कहानी बताई गई है। इस फिल्म में अक्षय कुमार पृथ्वीराज चौहान के किरदार में नजर आने वाले हैं। अक्षय कुमार के अलावा इस फिल्म में मिस इंडिया रही मानुषी चिल्लर, संजय दत्त और सोनू सूद भी नजर आएंगे। मानुषी चिल्लर संयोगिता के किरदार में, सोनू सूद चंद्रबरदाई के किरदार में और संजय दत्त काका कान्हा के किरदार में नजर आएंगे। काका कान्हा पृथ्वीराज चौहान के चाचा थे।